नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता पटेल। भीड़ से हटकर कुछ खबरें होती है खास, जिसका होता है अलग अंदाज। ऐसी ही खबरों को लेकर हम हाजिर हैं अपने विशेष कार्यक्रम खास खबर में। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। पूरा देश इस वक्त टकटकी लगाए मतगणना का इंतजार कर रहा है और इधर मध्य प्रदेश में सियासत अलग ही रंग में रंगी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के पत्र ने इस वक्त सूबे की सियासत में हलचल मचा रखी है और कमलनाथ ने यह खत लिखा है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। खत में कमलनाथ ने लिखा कि मतदान हो चुका है, अब तो शिवराज माने कि सरकार ने 21 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। कमलनाथ के खत पर शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार किया। शिवराज का कहना है कि 10 दिन में कर्ज माफ करने वाले कहां गए, किसानों के साथ धोखा हुआ है। पहले बोला सब किसानों का कर्ज माफ होगा, अब बोलने लगे हैं कि अल्पकालीन फसली ऋण माफ होगा। कल परिणाम बताएंगे कि कौन सच्चा कौन झूठा। कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच अभी तक हो रही जुबानी जंग अब पत्र वॉर में तब्दील हो गई है और यह भी तय माना जा रहा है कि कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही यह जंग अब जल्द खत्म नहीं होने वाली। कमलनाथ जी फिर झूठ बोल रहे। पता नहीं कौन से अफसर उनके अगल बगल में जो रोजी पिक्चर पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबका कर्जा माफ कर दिया। कमलनाथ जी, राहुल जी, आपने वचन पत्र में लिखा था, वो वचन पत्र एक बार उठा के पढ़ के देख लें। उस वचन पत्र में आपने लिखा था सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाएगा 10 दिन के अंदर। अब 10 दिन नहीं, कितने दिन हो गए वो गिन के बताएं। तो कांग्रेस बीजेपी में पत्रवार की शुरुआत हो चुकी है। सीएम कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि 20 लाख किसानों का कर्ज माफ हो चुका है। अब ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मान लेना चाहिए। तो लगातार पत्र की सियासत जारी है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर विशेष सत्र की बात की थी, लेकिन अब कमलनाथ सरकार ने भी अपना एक पत्र लिखा है और इस पर गोपाल भार्गव, जिनका बयान आया है कि मुझे पत्र लिखने की बजाय पटल पर जानकारी रखें मुख्यमंत्री कमलनाथ। तो मध्य प्रदेश की सियासत में एक अलग ही भूचाल देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं तो कल 23 मई को रिजल्ट आना है, लेकिन इस बीच एक नया मुद्दा जहां पर बैसाखियों पर टिकी है सरकार, इसका कोई भविष्य नहीं। लगातार प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा और तमाम बीजेपी कार्यकर्ता नेताओं का यही कहना है कि अब वो फ्लोर टेस्ट वापस से करें, शक्ति प्रदर्शन करें, शक्ति परीक्षण करें। लेकिन उस बीच जो वार पलटवार के बीच पत्रवार की भी शुरुआत हो चुकी है। तो कांग्रेस बीजेपी में पत्र वॉर जारी है और आपको बता दें कि इस बीच लगातार ये कहा जा रहा है कि जनहित में के मुद्दों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये कहना है और उन्होंने ये भी कहा कि आपने बिना तथ्यों की जानकारी के केवल कल्पना के आधार पर पत्र लिखा है, लेकिन हम जनहित के किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार हैं। तो कर्ज माफी के नाम पर किसानों से धोखा किया जा रहा है, ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया और उस पर पत्र लिखकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब ये जवाब दिया है कि जनहित के मुद्दे पर चर्चा के लिए हम हमेशा तैयार हैं। हमारे साथ स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अब जिस प्रकार से जुबानी जंग जो जारी थी, अब वो वार पलटवार के साथ पत्रवार में तब्दील हो चुकी है, जहां पर एक तरफ राज्यपाल आनंदीबेन को पत्र लिखकर कहा गया कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, सरकार जो है वो अल्पकालिक है। तो अब इसको लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ का रुख, उन्होंने भी एक पत्र लिख दिया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए सुनीता, तो पत्रों की राजनीति इस समय हावी है। जिस तरह से गोपाल भार्गव ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा, पहले शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को पत्र लिखा, कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा और जिस तरह से कमलनाथ ने कहा है कि अब तो आप भाई मान जाइए, चुनाव भी संपन्न हो गए हैं, मतगणना भी होने वाली है और हमने आपको 21 लाख किसानों की जो कर्ज माफी हुई है उसके सारे एविडेंस, उसके सारे प्रूफ, उसके सारे पर्चे
आप तक पहुंचा दिया है। और जिस तरह से सुनीता एक प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस का गया था और भारी भरकम वो पेजेस थे, फोटो कॉपियां थी जिनका कर्ज माफ हुआ है और शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर उनके निवास तक उनको पहुंचाया गया था। अब कमलनाथ ने जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि वो जनता से जुड़े, जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह से राजनीति, जिस तरह से सियासत बीजेपी की तरफ से हो रही है वो ठीक नहीं है। इसके उलट बीजेपी भी लगातार तमाम मुद्दों पर जिस तरह से घेर रही है सरकार को, कमलनाथ को, और उसी के बाद ये पत्र कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को लिखा है। तो कह सकते हैं सुनीता की जो पत्र वार है वो साफ देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अब जो सियासत है, हालांकि कल जिस तरह से जब मतगणना होगी, जो परिणाम आएंगे आधिकारिक तौर पर, किसकी सरकार बनेगी केंद्र में, उसके बाद इतना तय है कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति है, जो सियासत है, जो जिस तरह से गरमा रही है, उसका पारा दिनों दिन बढ़ेगा। अगर विशेष सत्र आता है तो भी सियासत है, नहीं आता तो भी है। सदन जब चलेगा, जब सत्र बुलाया जाएगा, विधानसभा चलेगी जब, तब भी पूरे आसार इसको लेकर हैं। और एक अलग तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में बनती हुई सुनीता दिख रही है, खासतौर पर जिस तरह से अगर हम बात करें कि सरकार या कांग्रेस जिस तरह से चिंतित है और बैठकें कल बुलाई थी, अलग अलग स्तरों पर बैठक हुई थी। सुनीता, आपका सवाल। जी बिल्कुल राजेश जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कमलनाथ को पहले केंद्र में बुलाया गया, कि जिस प्रकार से ये रिजल्ट आने की तैयारियां हो रही हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, तो कुल मिलाकर अब जो केंद्र में राजनीति होनी चाहिए, अब उनको यहाँ प्रदेश स्तर की राजनीति पर सीमित कर दिया गया है। कुल मिलाकर एक ये भी रणनीति बीजेपी की कही जा सकती है, जिस प्रकार से कहा जा रहा है। जी 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 बिल्कुल सुनीता, ये रणनीति के तहत है, पूरी स्ट्रेटेजी के तहत ये सारा कुछ है जो हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से कमलनाथ को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप यूपीए के जो घटक हैं उसके अलावा जो अन्य छोटे छोटे दल हैं, अगर उनकी आवश्यकता पड़ती है तो आप उनसे बात करिए, उनको साधिए, क्योंकि कमलनाथ को मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। और यही कारण है कि कमलनाथ अपनी भूमिका दिल्ली में निभा रहे थे, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने पासा फेंका और पहले कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से कहा कि 22 सीट की ये सरकार है, वो कमलनाथ की उस बात को लेकर जिसमें उन्होंने कहा था कि 22 सीटें जीतेंगे, इसके अलावा जिस तरह से गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष ने पत्र भेज दिया आनंदीबेन पटेल राज्यपाल को विशेष सत्र बुलाने को लेकर, तो इसके साथ ही जिस तरह से घेरा है बीजेपी ने, और यही कारण है कि दिल्ली से सीधे भोपाल का रुख किया कमलनाथ ने। लगातार बैठकें की, मंत्रियों से बैठक की, पदाधिकारियों से बैठक की, विधायकों से बैठक की, और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि जो विधायक है, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी विधायक हमारे संपर्क में है, बीजेपी कहती है कांग्रेस के विधायक में हम संपर्क में है, और जिस तरह से कमलनाथ ने आरोप लगाया है बीजेपी पर कि हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है बीजेपी, यानी हमारे विधायकों के साथ खरीद फरोख्त कर रही है, सौदेबाजी कर रही है, कहीं ना कहीं उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। ये भी कहा है कि करोड़ों का ऑफर दिया जा रहा है उनको, विधायकों को, फिर भी कहते हैं कि नहीं, उनकी सरकार पूरी तरीके से स्थिर है, उस पर कोई संकट नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो सियासत है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है सुनीता, और तमाम तरह के आरोप चाहे कांग्रेस की तरफ से, सरकार की तरफ से बीजेपी पे लगाए जा रहे हो या बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगाए जा रहे हो। जी बिल्कुल, लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है, और जिस प्रकार से एक सियासत के तहत, रणनीति के तहत अब मुख्यमंत्री कमलनाथ को प्रदेश की राजनीति में सीमित करके रख दिया गया है, और जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हमने 73 दिन में 85 वचन पूरे किए हैं, लगातार हम कर्ज माफी के जिस वचन को लेकर आए थे वो लगातार वो भी हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पूरा बंडल, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले लेकर पहुंचे, लेकिन अब रणनीति के तहत पूरी बीजेपी कार्य कर रही है। और अब कल 23 तारीख का वो दिन है राजेश जी, जब देखना होगा कि कल रिजल्ट के बाद अब प्रदेश स्तर की राजनीति किस प्रकार से, कौन से करवट बैठेगी और किस प्रकार की सियासत गरमाएगी, देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में अब पत्रवार शुरू हो चुका है। लगातार कर्ज माफी को लेकर आरोप प्रत्यारोप देखा जा रहा था, लेकिन अब यह लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो जंग चल रही है वो जल्द खत्म नहीं होने वाली। हालांकि 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में किस प्रकार की करवट होगी, किस प्रकार का तूफान आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल रुख करेंगे खास खबर में अब उत्तर प्रदेश का। मतदान संपन्न होते उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। पहले ओम प्रकाश राजभर और उनके
सहयोगियों को बाहर का रास्ता दिखाया और अब सीएम ने राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात करने का मन बनाया। उन्होंने मुलाकात की और राज्यपाल और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। मतगणना के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। साथ ही अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि जिस तरह उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से चलता किया है, उसी तर्ज पर कई अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। तो लगातार अब उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। एक्शन मोड में योगी सरकार। जैसे ही एग्जिट पोल के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद नतीजों के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने यूपी कैबिनेट से जब ओपी राजभर को बर्खास्त किया तो वो बोले, हक मांगना अगर बगावत है तो हम बागी हैं। और इस खबर पर तमाम चर्चा के साथ पॉलिटिकल एडिटर आरसी भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भट्ट साहब, जिस प्रकार से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हुए, अब योगी आदित्यनाथ या योगी कैबिनेट पूरी तरीके से अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात भी उन्होंने की। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा और क्या कुछ विशेष हो सकता है इस पूरी चर्चा का, अगर हम देखा जाए कि क्या कुछ निकलेगा, उसका लबोलबा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार अभी लोकसभा के चुनाव का इंतजार कर रही थी। कल नतीजे आने हैं और उसके साथ साथ कहीं न कहीं बहुत सारे काम बाकी हैं जो आचार संहिता से आच्छादित थे। उस आच्छादित होने के कारण बहुत सारे कार्य जो है वो संपादित नहीं हो पा रहे थे उत्तर प्रदेश के, चाहे विकास के कार्य हों, चाहे तमाम विभागों में प्रमुख सचिव के पद रिक्त हैं। एपीसी, जिसको कृषि उत्पादन आयुक्त, जो चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है, उसकी तैनाती करनी है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो तमाम मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जीतने हारने के बाद उनको उनके पद से मुक्त करने की बात कही जा रही है। तो यानी एक तरह से कहा जाए तो अब काफी जिम्मेदारी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के ऊपर है। बहुत सारा कार्य करना है, क्योंकि इस साल के जो तबादले का सत्र है वो भी 3 माह देर हो गया है। तो उसको लेकर वो राज्यपाल से मिले, क्योंकि राज्यपाल तमाम विधायी कार्यों का वो अध्यक्ष होता है और उसकी अनुमति और सहमति बहुत आवश्यक होती है, उससे चर्चा आवश्यक होती है। इन तमाम चीजों को लेकर, चाहे मंत्रिमंडल में रिसफल करने की बात हो या फिर अन्य जो उच्च अधिकारी हैं उनकी तैनाती को लेकर, उनकी सहमति को लेकर, अन्य राज्य में क्या स्थिति है आगे की चर्चा को लेकर, उसके बाद फिर विधानसभा के सत्र कब बुलाए जाएं, कौन सा समय सही रहेगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की, उस पर चर्चा की, उनको फूल भेंट किया। एक औपचारिक मुलाकात थी और उसके साथ साथ इन तमाम बिंदुओं पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उस पर उन्होंने चर्चा भी किया है। निश्चित रूप से हर चीज तैयार है, लेकिन कल के नतीजों पर पूरी तरह से निर्भर करता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से भट्ट साहब हम अगर बात करें, विधानसभा जब चुनाव चल रहे थे तब दोनों ही पार्टियां मिलकर, सुभाषपा की बात करें और बीजेपी, एक साथ मिलकर काम कर रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी उन्होंने अलग से उतारी, अपनी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे उनको अलग सीट पर उतारा, 39 उम्मीदवार उतारे और कई जगहों पर बीजेपी को टक्कर देते हुए उनके खिलाफ प्रचार करते भी नजर आए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में इस प्रकार की टक्कर देखा जाना जो है पहले से ही तय था। अब जिस प्रकार से उनको निकाल दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, क्या लगता है रिजल्ट के बाद तेवर किस प्रकार के होंगे उनके? देखिए, अब तो कहीं न कहीं उनकी जो राहें हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुदा हो गई हैं और वो अलग राह पे अब चल पड़े हैं। क्योंकि जिस तरह से चुनाव में उन्होंने तमाम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजभर समाज के खड़े किए और उसके साथ साथ जो है जब उनके दल के तमाम प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हो गया तो वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समक्ष जो कांग्रेस के और गठबंधन के प्रत्याशी थे उनको समर्थन देने का ऐलान कर दिया। यानी कि उनका रास्ता भारतीय जनता पार्टी से अलग है। आज राज संपत्ति विभाग ने उनको उनके मकान जो मंत्री आवास है उनको खाली करने की नोटिस भी दिया है। यानी कि कहीं न कहीं सरकार का दबाव जो है पूरी तरह से उनको पैदल करने का है और वो अब पैदल हो भी गए हैं। और उनके साथ साथ जो तकरीबन 9 लोग संगठन के लोग थे जो सरकार में आए थे, जो निगमों के सदस्य और निगमों के अध्यक्ष बनाए गए थे, उनको भी बर्खास्त किया गया। तो यानी कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार उनको बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर नुकसान होता है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में तो राजभर की भी भूमिका कहीं न कहीं मानी जा सकती है। क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो तमाम सीटों पर उसमें 25,000 से 1 लाख तक के राजभर समाज के
जो वोट बैंक है उसको प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब रणनीति क्या रहेगी, किस तरह रहेगी, राजभर को तय करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी से के तो रास्ते तो बंद हैं, लेकिन कहीं न कहीं गठबंधन के तरफ से रास्ते खुले हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से खुले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो आपके माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जो आगे की घटनाक्रम जो होने वाला है, जो इनके विधायक हैं उसमें से तकरीबन 3 विधायक जो है वो अनुसूचित जाति के हैं और वो पाला बदल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ सकते हैं। इसको भी कहीं न कहीं लेके जो है राजभर की चिंता है, और भारतीय जनता पार्टी पेशबंदी कर रही है कि ये तमाम विधायक जो है उनके पाले में आ जाएं, ताकि विधानसभा में स्थिति उनकी पहले जैसी बरकरार रहे। अब देखना यह है कि जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा चलेगी या उसके पहले राजभर का क्या स्टैंड रहता है, कि वो अलग सीट पे बैठते हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं दोबारा गलबहियां करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तब देखना दिलचस्प होगा। 23 तारीख को रिजल्ट है और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर किस प्रकार से एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया बट साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिफारिश पर ओपी राजभर को बर्खास्त किया गया है और उसके बाद लगातार गाज गिरनी शुरू हो गई है तमाम अधिकारियों पर। और आपको बता दें कि राज्यपाल राम नाईक और योगी आदित्यनाथ के बीच काफी देर तक चर्चा हुई और इस बीच कैबिनेट विस्तार को भी बल मिला है। मतगणना के बाद गिर सकती है कई अधिकारियों पर गाज। तो खास खबर में हमने जिक्र किया मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ खास चल रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए हमारे साथ।